दोस्तों नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप? सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का सेशन प्रीमायर है, यानी यहाँ पर आपके कमेंट्स को मैं शायद नहीं लूंगा आज। तो आज का जो दोस्तों वीडियो है, आज हम बात करेंगे महा मैराथन में जो हमारे बात कर रहे थे गणित पैडागॉजी, मैथमेटिक्स की पैडागॉजी के लिए बहुत खूबसूरत सेशन आपके लिए होने वाला, एकदम लाजवाब जिसको बोलेंगे। तो बिना देरी करते हुए शुरुआत करें, टाइम नहीं लेंगे, शुरुआत करते हैं सेशन की। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नित्या क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि लगातार आपको ऐसे धमाकेदार वीडियोस और सारे संग्राम जितने भी हम चला रहे हैं सभी विषय में आपके लिए काम हो। तो दोस्तों शुरुआत करता हूं, पहला क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है और इसको बड़े अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या है? प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थी की सहायता करते हैं। किसमें सहायता करते हैं? मूलभूत संख्याओं को समझने में, स्थानिक समझ की योग्यता की वृद्धि में, या फिर संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने में, या फिर परिकलन कौशल के संवर्धन में। अब मैं आपसे पूछूंगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग सही होगा, कि आप इसमें कौन सा। इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, शायद आपको आज समझ में आ जाए। तो मैं बात करूंगा बिंदु शीट के खेल, बिंदु खेल। देखो बच्चा कैसे करता है, ये एक लूडो है, लूडो को डालता है, उसके बाद क्या करता है, 3 आया 4 आया 5 आया, वो उतने ही एंगल बना के वहां खींचने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं बिंदु शीट खेल। इसके बाद हम बात करते हैं 10 ग्राम। 10 ग्राम में क्या है? बच्चा सभी ज्यामितीय आकृतियों को जानने की कोशिश करता है, ज्यामितीय आकृतियों से तुलना करने की कोशिश करता है। उसका जो लोकल थिंकिंग है, स्पाइटल थिंकिंग है, वो बढ़ता है। और ये 10 ग्राम है, एक चीनी पहेली जिसके अंदर 7 आकृतियों का होना पाया जाता है। ठीक है ना? तो ये 10 ग्राम है। तो इन चीजों से क्या करता है बच्चा? अपनी समझ को बढ़ाता है। तो अब कौन सा ऑप्शन आप देंगे इनमें से? अगर मैं आपसे बात करूं, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में नहीं यूज होता इसका। स्थानिक समझ की योग्यता, देखो बच्चा बढ़ रहा है ना, संख्या की तुलना का बोध, परिकलन का कौशल। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि वो मानसिक समझ की योग्यता में वृद्धि कर रहा है। अच्छे आंसर दे रहे हैं, कमेंट नहीं ले पाऊंगा आप लोगों के। ठीक है, तो आपने देखा दोनों चीज समझ में आ गई आपको क्या क्या है। होप सो क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़े नए क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नया क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। नया क्वेश्चन नंबर 142। वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्न में से किसके संवर्धन या विकास में होता है? बात कर रहे हैं वैदिक गणित। आपने कई बार देखा होगा, अरे मैं तो वैदिक मैथ पढ़ता हूं। अच्छा इतनी जल्दी कैसे किया? क्योंकि मैं वैदिक मैथ पढ़ता हूं, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ता हूं, वैदिक गणित पढ़ता हूं। तो वैदिक गणित का प्रयोग किस लिए होता है? आप सबको जान रहे होंगे। परिकलन प्रक्रिया में नहीं होता, विद्यार्थियों की गणित की समस्या समाधान के कौशल में भी नहीं होता है, विद्यार्थियों की गणित में एकाग्रता बिल्कुल नहीं, गणित में गणना के कौशल तथा गति बढ़ाने के लिए। यानी वैदिक मैथमेटिक्स को मैथमेटिक्स में स्पीड अप करने के लिए, यानी मैथमेटिक्स में स्पीड बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आज कोई नाराज ना हो कि मेरा कमेंट नहीं लिया जा रहा है, ठीक है ना? कोई भी नाराज ना होना कि मेरा कमेंट नहीं लिया, क्योंकि प्रीमायर है तो यहां पर प्री रिकॉर्डेड है, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, क्वेश्चन समझ में आते रहे। तो कमेंट का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कक्षा 2 के कुछ विद्यार्थियों को हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं में जोड़ में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस समस्या का कारण है, पहला गणित में रुचि का अभाव, अंकित मान और स्थानीय मान में अंतर की समझ का अभाव, या फिर शून्य के महत्व की समझ का अभाव, या पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का अभाव। कक्षा 2 की बात हो रही है। याद रखना मैंने कितनी बार बोला है कि जब भी कक्षा मेंशन हो जाए तो समझ लेना कक्षा मेंशन होने पर कुछ ना कुछ बात में लोचा है, गड़बड़ है। तो उस बात को याद रखिएगा। क्या बात रखें याद? कि हासिल वाले 2 अंकों की संख्याओं को जोड़ में कठिनाई करता है। हासिल वाले, हासिल का मतलब होता है ऐसे 15 और 18 जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3 का हासिल लगा 1, ये हासिल है। तो हासिल में क्या? गणित में रुचि, अंकित मान, स्थानीय मान का अंतर, शून्य क्या महत्व, या फिर पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया का अभाव। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि जब भी हासिल का प्रयोग होता है तो उसको पुनर्समूहीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत लाया जाता है। तो उसका मतलब क्या हुआ? पुनर्समूहीकरण की क्रिया। एकदम सही जवाब, क्योंकि उसे सब कुछ सही है लेकिन वो हासिल में प्रॉब्लम कर रहा। ये मैंने कल समझाया था ना आपको कि जब भी वो हासिल में प्रयोग करेगा तो समझ लेना पुनर्समूहीकरण की क्रिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 144 प्रश्न लेता हूं।
कक्षा 4 में परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है? आपके आंसर हम रीड कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, दूसरी टीम तो वो देख रही है आपके किस किसके आंसर सही आ रहे हैं, और सही जवाब भी आपको साथ साथ में मिलता रहेगा हमारे नित्या क्लासेस के ऑफिशियल चैनल से कि किसका आंसर सही है किसका गलत है। आपसे डिस्कशन जारी रहेगा। निम्नलिखित में अब देखो मोतियों की माला, देखिए मोतियों की माला ऐसी होती है, एक माला ये आ गई, इसमें मोती पड़े हैं रंग बिरंगे। अगर रंग बिरंगे मोतियों की माला है, काला नीला पीला हरा लाल गुलाबी, वो क्या है काला नीला, तो वो इवन ऑड का कंसेप्ट समझाएगी। ऐसे इवन संख्या और संख्या गिनती सिखा सकती है, वो आपको गिनती सिखा, ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए। अब परावर्तन में ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि कर रहे हैं तो मोतियों की माला से नहीं होगी। अच्छा मैं आपको दिखा देता हूं, ना, देखो डॉट शीट, ये ज्यामिति का परावर्तन की बात हो रही है। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन था मोतियों की माला, बिंदु शीट, गिनतरा, दोमुखी पटल, तो परावर्तन की बात, रिफ्लेक्शन। देखो आप यहां पर देखो, ये डॉट शीट आपको दिख रही है। आप बच्चे को बोलेंगे अच्छा बच्चे एक बार बताओ ये डॉट शीट है, बोला हाँ जी डॉट शीट है, इसमें मुझे आप कुछ लिख के बताओ। तो बच्चा बोलेगा सर जी अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे करके, अगर मैं आपको इसको मिला दूं तो देखो ये त्रिभुज बन जाएगा डॉट शीट में। बोला अरे वाह शाबाश, आपको तो समझ में आता है। अच्छा अगर मैं इनको मिला दूं सर जी तो वर्ग बन जाएगा, ये बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे को यहां पर ज्यामिति की जब परावर्तन की आप समझ विकसित करेंगे तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा होगा? रिफ्लेक्शन। माफ कीजिएगा, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्ट हो रही चीजें, इनके ऊपर आपको चलाना। कभी बच्चा बना अच्छा ए बनाओ तो बच्चा यहां से ए भी बना देगा ऐसे करके, ए बन गया। अच्छा बी बनाओ तो बच्चा बी भी बनाएगा यहां से करके, ऐसे करके, ऐसे ना। तो बच्चे बहुत सारी चीजों को यहां पर सीखते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? परावर्तन। तो राइट ऑप्शन तो यही होगा डॉट शीट, सबसे अच्छा तरीका होता है डॉट शीट, क्योंकि इस पर रिफ्लेक्टिव होती है, डॉट पहले से होते हैं, बच्चा बना सकता है। गिनतारा मैंने आपको बताया, अबेकस, अबेकस जब भी यूज होगा वो सिर्फ गिनती गिनने के लिए यूज होगा, जैसा कि आपके सामने लगा हुआ अबेकस। इसके बाद की बात करूं तो ये है, इसको बड़ी दिक्कत करते हैं आप कि सर हमें ये नहीं समझ में आता कि ये टू काउंटर क्या होता है, इसको बोलते हैं द्विमुखी पटल, टू फेज काउंटर। देखो इसमें कुछ इस तरह से होते हैं, कुछ येलो और कुछ रेड, इस तरह के दो तरफ के सिक्के होते हैं, जैसे आपने ट्रिगर देखा होगा, इस तरह का होता है ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहां पर इसमें जोड़ना घटाना इसकी हेल्प से लेते हैं। जैसे आपने कहा 6 and 4 = 10 होते, कैसे? तो आपने 6 लगाए, 1 2 3 4 5 6, तो आपने ये येलो लगा लिए, 4 आपने रेड लगा दी, तो 6 और 4 10, ये 4 आपने रेड लगाए और बाकी येलो लगा दी। तो बच्चा गिन लेता है इनको कि एक पार्ट ये है येलो वाला, एक पार्ट रेड वाला है, तो इसको बोलते हैं द्विमुखी काउंटर। ठीक है, तो सही जवाब था, आपको समझ में आ गया होगा अब तो किसी बच्चे को परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं से परिचित कराने के लिए आप क्या करेंगे? आप यूज करेंगे डॉट शीट। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि ये बहुत मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? पहला, मानसिक और मौखिक परिकलन की गति को बढ़ाने में। शिक्षार्थी व्यवहारिक उपकरण जो होते हैं, जो उपकरण आप यूज करते हैं व्यवहार वाले, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। तो ये जो आपके बात करें प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरण महत्व है, क्यों रखते हैं महत्व? कि वो मौखिक और मानसिक परिकलन बढ़ाते हैं, मूलभूत संकल्पनाओं को समझने में हेल्प करते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो तो यहां पर आपके मन में 2 आ रहे होंगे, ये तो दोनों होंगे नहीं, ये तो मानसिक और मौखिक परिकल्पना या मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने में। तो जो व्यवहारिक उपकरण होते हैं, जैसे आपने अभी देखा, जो व्यवहारिक उपकरण जैसे आपका गिनतारा हो गया, या आप द्विमुखी पटल काउंटर यूज कर रहे हैं, गेम यूज कर रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये मानसिक चीजों को बढ़ाने में, मानसिक और मौखिक परिकलन गति को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। मूलभूत के बाद ही मानसिक चीजें समझ में आती हैं, क्योंकि मूलभूत को समझने के बाद आप मानसिक की तरफ बढ़ते। राइट ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। गणित अगर पढ़ोगे तो गलती करोगे, ऐसा बोलते हैं ना, तो गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन कैसा कहता है? यह गलत कथन है, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। दूसरा, गलत है क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। तीसरा, सही है क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। यह 4 सही है क्योंकि विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। अब देखना, हम बात करें गणित में त्रुटियों की, तो देखो गणित में त्रुटि की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो गलत तो नहीं है, क्योंकि जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा कैसे कि उसको क्या समझ में आया। तो ये तो गलत बात है कि गलत है, ये सही है क्योंकि
ये बोध कराती है कि बच्चे की गणितीय अवधारणा की किस प्रकार रचना करें, बच्चा उस अवधारणा को, उस कंसेप्ट को किस तरह से पढ़ रहा है, ये बताती है। तो राइट ऑप्शन क्या है? एकदम सही। गणित में त्रुटियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सही जवाब ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 148। कक्षा 2 की एक शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को 4 इकाई 3 दहाई लिखने के लिए कहा कि 4 इकाई और 3 दहाई लिखो। कुछ विद्यार्थियों ने 34 के स्थान पर 43 लिख दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। एक शिक्षिका के रूप में आप विद्यार्थियों को इस संकल्पना को कैसे समझाएंगे? स्तंभ विधि में अभ्यास कराने के लिए बहुत सारे प्रश्न देंगी, कॉलम मेथड बोलते हैं इसको। विद्यार्थियों को गिनतारा पर प्रदर्शित करने के लिए कहेंगी और फिर लिखने के लिए कहेंगी। उन्हें बताएंगे कि वह गलत है क्योंकि फिर उन्हें सही उत्तर लिखने के लिए कहेंगी। हमेशा दाएं और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगी जिससे कोई भ्रम ना हो। तो राइट ऑप्शन आपके समझ में आ रहा होगा, कौन सा होगा? तो चलिए बता देता हूं सही जवाब। शायद आपको हल्की सी बात याद हो, जब बचपन में आप पढ़ते थे, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहूंगा। तो आपकी गणित की कॉपी कुछ इस तरह से होती थी, कुछ याद आया? ऐसे खाने होते थे उसमें, हर किसी की कॉपी अलग थी। हिंदी की कॉपी वो ऐसी होती थी जिसमें सिर्फ लाइन्स होती थी। अंग्रेजी की कॉपी कुछ इस तरह से होती थी जिसमें एक में 4 लाइन होती थी, ऐसे नाली पीली काली सी, है ना, ऐसे होती थी ना। तो हर किसी विषय की किताब में अलग अलग लाइन्स होती थी। तो आप गणित की लाइन क्यों होती थी? वो इसलिए होती थी कि बच्चा गलती से किसी संख्या को इधर उधर ना लिख दे। अगर आपको सपोज का 4 दहाई, तो ये दहाई का कॉलम है, ये इकाई का कॉलम है। इसमें आपको लिखना था कहा, तो उसने दहाई वाले कॉलम में दहाई लिखा, इकाई वाले में इकाई लिखा। ऐसे पढ़ सकते थे, इकाई इधर से दहाई इधर से। तो वो हमेशा 43 लिखेगा, 34 नहीं लिखेगा। तो गणित का प्रयोग जानते कॉपी का क्या था? यही प्रयोग था। इसलिए आप इस संकल्पना के लिए ऑप्शन नंबर 4 को चुनेंगे। हमेशा दहाई और इकाई के स्तंभों में लिखना सिखाएंगे कि बेटा ये इकाई का स्तंभ में इकाई लिखो, दहाई के स्तंभ में दहाई लिखो। तो बच्चा इन संकल्पनाओं को समझेगा क्योंकि बच्चा कक्षा 2 का है। बात समझ में आ गई? ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को माप का संदर्भ पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? माप पढ़ा रहे, मेजरमेंट पढ़ा रहे हैं आप, तो प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद करना चाहिए, केवल अप्रमाणिक मापों का ही उपयोग करना चाहिए, प्रमाणिक मापों का उपयोग नहीं करना चाहिए, या अप्रमाणिक मापों का उपयोग प्रमाणिक मापों के बाद में करना चाहिए। देखिए, जब माप आप बच्चे को पढ़ाते हैं, जब मेजरमेंट का कंसेप्ट बच्चे के माइंड में डेवलप करते हैं, तो उसको 4 फेजेस में होता है। पहला होता है ऑब्जर्वेशन। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन। उसके बाद आता है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट यानी अप्रमाणिक मापे। फिर आती है स्टैंडर्ड यूनिट्स यानी प्रमाणिक मापे। फिर आता है उनके बीच में कोरिलेशन, उनके बीच में सहसंबंध। तो देखो, ऑब्जर्वेशन में क्या करता है, बच्चा देखता है कि मैं यहां कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स को फिर मापता है कि वो जैसे स्कूल में गया, उसने देखा मैं कहां बैठ सकता हूं, बोला सीट पे बैठ सकता हूं, डेस्क पे बैठ सकता हूं। फिर उसके साथ दूसरा लड़का आ गया, उसने बोला भाई ये 2 अंगल 2 बिलान, ये 2 फुट जगह मेरी है, अंदाजे से इस पर मैं बैठूंगा, ये मेरा जगह है। ऐसा होता है ना, बचपन बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। तो वो नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स। उसके बाद वो स्टैंडर्ड यूनिट्स को जानता है कि किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर क्या होते हैं, और देन वो इन सबके बीच में रिलेशन जोड़ता है कि मीटर का मिलीमीटर से, सेंटीमीटर का मीटर से, डेसीमीटर का डेकामीटर से, इन सब में क्या रिलेशन है। तो वो इस तरह से करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट से पहले नॉन स्टैंडर्ड यूनिट को यूज किया जाता है, यानी सबसे पहले अप्रमाणिक मापों का प्रयोग होगा, देन प्रमाणिक का होगा। तो राइट ऑप्शन क्या है कि प्रमाणिक मापों का उपयोग अप्रमाणिक मापों के बाद में करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है। तो स्टेटमेंट कौन सा सही हुआ? स्टेटमेंट नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप, ये सही जवाब है। एकदम सही जवाब पहचाना आपने, और आपको समझ में भी आ रहा हो तो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है। 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है? अभी सारे अधिगम साधन आपको पता होने चाहिए। आप दशमलव की संख्याओं की योग की संकल्पना बता रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बता रहे हैं, 2 संख्याओं की जो दशमलव की हैं, तो उसको सिखाने के लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है? 4 है, जियो बोर्ड, मोतियों की माला, ग्राफ पेपर और गिनतारा। तो सबसे तरीका है ग्राफ पेपर। इसको
ग्रिड भी बोलते हैं, वर्गीकृत ग्रिड भी बोला जाता है इसको। तो मैं आपको बता दूं पहले क्यों नहीं है, क्योंकि हम दशमलव की बात कर रहे हैं। देखो जियो बोर्ड आपके सामने दिख रहा है, आप यहां पर जियो बोर्ड मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये जियो बोर्ड है। इस जियो बोर्ड में क्या होता है, रबर बैंड्स होते हैं, रबर बैंड की हेल्प से आप ज्यामितीय आकृति बनाते हैं। तो यहां पर दशमलव का कोई मतलब ही नहीं है, जियो बोर्ड में दशमलव का कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि जियो बोर्ड सिर्फ और सिर्फ आपको ज्यामितीय आकृतियों से परिचित कराता है। दूसरा था 10x10 का वर्गीकृत ग्रिड। अब यहां पर देखो बच्चा कैसे सीखता है, ये है ग्राफ पेपर, जैसे मैंने लिखा ये ग्राफ पेपर की गिनती पड़ी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 6 7 10 सब 10 10 है। तो बच्चों कैसे सिखाओगे, आपने कहा भाई मैंने लिखा 0.2, तो बच्चे ने लिखा 0.2, कोई बात नहीं है, एक ये खाना एक ये खाना। उसने लिखा इधर से 0.3, तो एक खाना ये, 3 से देखें, एक खाना ये और एक खाना ये, एक खाना ये और एक खाना ये, 3 हो गया। अब उसने देखा इधर से काटा इधर से काटा, टोटल उसने काउंट कर दिया, 2 खाने इधर से ऐसे वाले और 3 खाने इधर से ये वाले, तो टोटल कितना हो गया, 3 दूनी 6 ना, तो 2 खाने इधर से 3 खाने इधर से, तो टोटल कितने हुए, 3 खाने इधर से काट दिया आपने, 1 2 3। तो आप बच्चे को ऐसे समझाते हो कि भाई टोटल गिनती ऐसे आई, ठीक है। तो यहां पर इन बच्चों को समझा सकते हो कि 2 काउंट इधर से करो, 3 काउंट इधर, ये बच्चे का मन है कि वो किधर से इसको सॉल्व करता है। तो यहां पर दशमलव की कैलकुलेशन बहुत अच्छी से समझ सकता है बच्चा वर्गीकृत ग्रिड में, इसको ग्राफ पेपर भी बोलते हैं। इसके बाद गिनताना मैंने अभी आपको पहले भी दिखाया, ये अबेकस जिसका यूज सिर्फ गिनती गिनने के लिए होता है, ना कि इसमें दशमलव की संकल्पनाएं नहीं कर सकते। और एक होता है आपका, बता दिए सारे क्वेश्चन, तो राइट ऑप्शन था ग्रिड पेपर। निम्नलिखित में से कौन सी विधि देखो सुनो और समझो पर कार्य करती है। देखो ये विधि जो है प्रयोगशाला, प्रदर्शन, व्याख्यान या अनुसंधान, तो देखो इसका आंसर है प्रदर्शन विधि, क्योंकि यहां पर क्या होता है, हमारा टिल्लू है, ये टिल्लू के मास्टर जी हैं, इसको लैब में लेकर गए, बोले देखो मैं इस प्रखनली को ले रहा हूं, इस ट्यूब को ले रहा हूं, तुम देखो सुनो कान से और समझो, खुद से देखो सुनो और समझो, इन 3 चीजों को करो। तो ये क्या होता है, जब कोई प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन होता है या कोई लैब में प्रैक्टिकल होता है, जब टीचर उनको समझाता है, तो वहां पर निकलती है प्रदर्शन विधि। राइट ऑप्शन प्रदर्शन विधि होगी, एकदम सही जवाब है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या में शामिल है, क्या शामिल है। देखिए उपचारात्मक शिक्षण सब जानते हैं ना, डायग्नोस टीचिंग, उसके बाद रेमेडियल टीचिंग। तो डायग्नोस टीचिंग के बाद रेमेडियल टीचिंग चलता है। तो रेमेडियल टीचिंग की अगर मैं बात करूं, तो रेमेडियल टीचिंग में क्या शामिल है, समूह अनुवर्ग, निरीक्षण अनुवर्ग, व्यक्तिगत अनुवर्ग या उपरोक्त सभी। मतलब क्या है, उपचारात्मक शिक्षण किस किस वर्ग पर दिया जाता है, किस किस लेवल पर दिया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण डायग्नोसिस यानी रेमेडियल टीचिंग आप समूह में भी देते हैं, आप ऑब्जर्वेशन से भी करते हैं, आप इंडिविजुअल भी देते हैं, पर्सनल भी देते हैं, और उपरोक्त सभी यानी आप सभी की तरह से देते हैं यहां पर उपचारात्मक शिक्षण। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट जवाब, बहुत बढ़िया। 153 की बात करते हैं, अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। आप लर्निंग जितनी भी करते हैं उस गलतियों को दूर करने के, याद रखना देखो जब हम कमियों की बात करते हैं तो कमियों को ढूंढना जो होता है वो निदान होता है, लेकिन कमियों को दूर करना वो उपचार होता है। याद रखना, अगर ढूंढना होता तो निदान और दूर करना होगा तो उपचार। तो इनमें से कौन सा परीक्षण आएगा, दैट इज उपचारात्मक शिक्षण। और ये मैंने आपको बताया था, उपलब्धि परीक्षण का दूसरा नाम क्या है, मूल्यांकन। याद रखना इसका, उपलब्धि परीक्षण का दूसरा नाम मूल्यांकन होता है। तो मूल्यांकन तो करेंगे नहीं, आप उनकी कमियों को दूर करेंगे, तो दूर करने के लिए आप उपचारात्मक शिक्षण देंगे। उन कमियों को पहचानने के लिए, अगर वो पहचानने के लिए बोलता तो आप निदान करते। ठीक, वेरी गुड। नया क्वेश्चन आपके सामने, गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जो कक्षा में शिक्षक प्राप्त कर लेता कहलाता है। नहीं, क्लास में ही है टीचर, क्लास खत्म होने के तुरंत बाद कौन से उद्देश्य को प्राप्त करता है, समझना। यहां पर हमारे मास्टर जी टिल्लू बन गए। मास्टर जी स्कूल में गए, क्लास में बोले आज बच्चों को क्या पढ़ाना। उन्होंने अपना उद्देश्य निर्धारित किया कि आज बच्चों को संख्या पद्धति समझानी है। अब संख्या पद्धति समझाने के लिए वो क्लास में चले गए, तो क्लास के तुरंत बाद उनका शैक्षणिक उद्देश्य क्या था, आज क्लास में जाकर के इकाई का अंक निकालना सिखावाना है ना।
अब उसने इकाई-अंक निकालना सिखाना था, वो गए क्लास में, उन्होंने इकाई-अंक बच्चों को सिखा दिया निकालना, तो उन्हें कौन सा उद्देश्य प्राप्त हुआ? जिस शैक्षिक उद्देश्य को लेकर वो कक्षा में गए थे वो उन्हें प्राप्त हो गया तुरंत। तो कक्षा में ही जो तुरंत प्राप्त हो जाता है उसको बोलते हैं प्राप्त उद्देश्य भी बोल सकते हैं, शैक्षणिक उद्देश्य भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, और प्राप्त उद्देश्य भी बोल सकते हैं। तो तीनों एक ही बात है। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4, क्लियर, दैट इज प्राप्त उद्देश्य, जो कक्षा के तुरंत बाद उन्होंने प्राप्त कर लिया। वेरी गुड। 155, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता, देखो ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन मींस अंडरस्टैंडिंग, और मैंने आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में पढ़ाया था, मैंने जब बच्चे को अवबोधन हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, ये आकृति क्या, अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही तो है कि वर्ग क्या है, आयत का, त्रिभुज क्या है, इनको अंडरस्टैंडिंग में लाया है, तो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन क्या होगा? आकृतियों को वर्गीकरण करने का, वैसी आकृतियों को खींचने का, आकृतियों की प्रशंसा करने का, या गणित परिषद पट ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने का। तो भाई ये पट पर लिख देना, पट पर। तो भाई क्या करेंगे आप समझेंगे आप मुझे? देखो यहां पर समझना, अवबोधन का तो मतलब ही यह है कि वो उनको क्लासिफाइड कर सकता है। उसे अवबोधन का मतलब क्या है? कि वो वर्गीकृत कर सकता है। वो तो अवबोधन से पहले की बात ही होगी कि उसने उनको वर्गीकृत करना सीख लिया, तभी तो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग होने पर जब भी तो होगी उसको अलग अलग कर पाएगा। तो वर्गीकरण तो वो पहले ही कर चुका, अवबोधन हो चुका है उससे पहले से ही। तो उसके नेक्स्ट लेवल पर क्या होगा? उसको ये लेवल आएगा कि वह गणितीय परिषद पर ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन करने लगेगा, कि वो परिषद पट पर मैथमेटिक्स के बोर्ड पर उन आकृतियों को बता सकता है, समझा सकता है, उनको एक्सप्लेन कर सकता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। कभी आप सोचें, अवबोधन का मतलब अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग कर चुका है, अवबोधन हो जाता है, उसे पता है त्रिभुज क्या है, चतुर्भुज क्या है, वर्ग क्या है, तो उसके बाद तो वो यही रहेगा ना, उन आकृति को डिजाइन करके बोर्ड पर समझाएगा। राइट ऑप्शन 4, बहुत बढ़िया जवाब। आगे बढ़ता हूं, नया प्रश्न आपके सामने 156, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? अब देखो, अभी मैंने बताया था उपलब्धि परीक्षण को मूल्यांकन बोलते हैं और नैदानिक परीक्षण का मतलब होता है डायग्नोस्टिक, यानी डायग्नोस करना। तो आपने क्या देखा, रीट में आया क्वेश्चन 2016 में, उपलब्धि परीक्षण एवं नैदानिक परीक्षण में क्या अंतर है? तो भाई देखो, उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है इवैल्यूएशन का, कि आप बच्चा ने कॉपी में क्या लिखा है, उसने क्या पढ़ा है, यही तो होगा। यानी बच्चे के अंदर कौन कौन से शैक्षिक उद्देश्य आ चुके हैं, क्या क्या उपलब्धि उसने प्राप्त की है, इसका मतलब ये होता है कि उसे उपलब्धि अचीवमेंट बताना। उपलब्धि का मतलब उसने कौन सी डिवीजन आई, फर्स्ट आया, सेकंड आया, फेल हो गए, सब उपलब्धि है। वही निदान का मतलब क्या होता है कि बच्चों के कमी को ढूंढना, कमी के क्षेत्र को ढूंढना, और उस क्षेत्र को ढूंढने के बाद उसके कठिनाई को जानना और कठिनाई स्तर को जानना। तो ये सब क्या है? ये सब निदान के उद्देश्य हैं। उपलब्धि का मतलब बच्चे का उपलब्धि प्राप्त करना, पास, फेल, फर्स्ट, सेकंड रैंक, और निदान का मतलब है उस बच्चों के जो अंदर डेवलप हुआ है, क्या कमी रही, क्या क्षेत्र रहे, क्या कमी के क्षेत्र रहे, कहां कहां वो फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स। तो दोनों में उद्देश्यों का अंतर है। राइट ऑप्शन 1, इसके उद्देश्य अलग है, प्रकृति दोनों की एक ही है, प्रकृति में दोनों में ही आप एग्जाम लेते हैं, बस उद्देश्यों का अंतर है। ठीक है, 156 का सही जवाब है आपका उद्देश्य। बहुत बढ़िया। यदि एक शिक्षार्थी को संख्या और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है? सीटेट 2015 में यह प्रश्न आया था। यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में, देखो उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो संख्याओं को नहीं समझ पा रहा है और परिकलन यानी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, तो प्रॉब्लम क्या है? ये तो सबको पता है। लेखन अक्षमता यानी डिस्ग्राफिया, गणितीय क्षमता यानी डिस्कैलकुलिया, दृश्य स्थानिक संगठन में असमर्थता यानी डिस्ग्राफिया ही होता है, और पठन अक्षमता मींस डिसलेक्सिया। तो यहां पर ये सब कॉमन बात है कि देखो भाई, ग्राफ मींस देखना, कैलकुलिया मींस कैलकुलेशन करना, तो इससे प्रॉब्लम कहां हो रही है? कैलकुलेशन करने में। तो गणितीय क्षमता जो होती है वो डिस्कैलकुलिया होती है। गणित में संख्याओं पर कैलकुलेशन करना, संख्याओं को गलत जोड़ना, गलती से उनका आंसर गलत निकालना है, परिकलन करना, ये सब परिकलन में जो आता है वो डिस्कैलकुलिया है। ये सबको पता होगा, इसका आंसर सभी सही देंगे, मुझे पता है। राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डिस्कैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 158 प्रश्न आपके सामने रखता हूं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं माना जाता है? तो चाहूंगा कौन सा नहीं माना जाता है, चाहूंगा बताइएगा आंसर। पहला, बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना, ये तो उद्देश्य है कि भाई
निदान का तो मतलब ही होता है कि शिक्षण के दौरान बच्चे की कमी और डिफिकल्टी लेवल है वो सब फाइंड आउट किए जाएं। बच्चों की प्रगति रिपोर्ट करना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखो, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट करना, प्रगति रिपोर्ट बनाना, प्रगति ये थोड़ी होता है। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड निदान पर थोड़ी बनता है। अगर प्रगति आप बनाएंगे कि बच्चा कितना प्रोग्रेस कर रहा है, वो थोड़ी होगा, है ना। अभिभावकों को तो बता देते हैं, जब पीटीए होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन में पीटीएम होता है, पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो वहां पर बच्चों को बताया जाता है ना, देखो आपका बच्चा यहाँ नहीं कर रहा है, बच्चा यहाँ प्रॉब्लम कर रहा है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, तो उस घर पे समझाओ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो ये सब चीजें होती हैं। तो वो, लेकिन बच्चों का रिजल्ट कार्ड बनाना ये निदान का उद्देश्य नहीं, क्योंकि ये इवैल्यूएशन का है, ये मूल्यांकन का उद्देश्य है कि बच्चों का प्रगति रिपोर्ट भरना, प्रगति कार्ड बनाना, रिपोर्ट कार्ड बनाना, ये सब ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो होगा निदान में, नहीं मूल्यांकन में। बहुत बढ़िया। 159 की बात करते हैं। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? पहला, प्रगति पत्रांक को भरना। दूसरा, सत्रांत परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। तीसरा, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना या अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना। अब इनमें से कौन सा उद्देश्य है जो मुख्य उद्देश्य है? इनमें से कौन सा उद्देश्य है जो आपको सबसे ज्यादा लगता है? देखो, ये उद्देश्य तो बहुत कॉमन, हल्का सा उद्देश्य है। उससे पहले क्या है कि निदान का मतलब होता है बच्चे की कमजोरी को जानना, लूप होल्स को जानना, किस किस क्षेत्र में प्रॉब्लम हो रही है, किस किस क्षेत्र में वो समस्याओं का सामना कर रहा है, उन सबको जानना। तो बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना एकदम सही जवाब है। आप कहेंगे सर पीछे वाले क्वेश्चन में तो आपने बताया था प्रतिपुष्टि देना, उससे ज्यादा इंपैक्ट ये है। सबसे मेन सिद्धांत तो उसका यही है ना कि वो बच्चों की इस कमी के आधार पर तो फीडबैक देगा। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 160 देखते हैं। निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है? अब देखो, निदान के प्रश्न बहुत सारे हैं। निदानात्मक परीक्षण का महत्व क्या है? क्या मानते हैं आप निदान का महत्व? निर्देशन में, शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की व्याख्या करने में या उपरोक्त सभी? तो इनमें से किस में मानते हैं निदानात्मक शिक्षण का महत्व? निर्देशन में, शिक्षण में, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था कराने में, उपरोक्त सभी? तो सबका जवाब आएगा, मुझे पता है, 4 उपरोक्त सभी। क्यों? क्योंकि निदानात्मक परीक्षण का महत्व इसलिए है क्योंकि बच्चे को आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि बच्चा कैसे कैसे काम करेगा। मतलब कैसे? डायरेक्शन का मतलब ऐसे कि बच्चा फेल हो गया या पास हो गया। कई बार देखा होगा टीचर आपको डांटता है, टीचर आपको बोलता है कि तू इन लोगों के साथ रहना छोड़ दे अपने दोस्तों के साथ, तो तुम अच्छे से पढ़ लोगे, ये दोस्त तुम्हारे बिगाड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के नंबर कम आए, परीक्षण किया तो टेस्ट में देखा उसके नंबर तो कम आ रहे हैं, परफॉर्मेंस खराब हो रही है, तो उसको निर्देशन देता है ना सही से कैसे पढ़े। शिक्षण में बिल्कुल टीचर जब देखेगा बच्चा यहां प्रॉब्लम कर रहा है तो उसको दोबारा से शिक्षण की व्यवस्था कराएगा, अच्छे से पढ़ाएगा, रेमेडियल टीचिंग कराएंगे। और उपचारात्मक शिक्षण बिल्कुल जब हमें यह पता लग जाएगा कि उपचारात्मक शिक्षण क्या है तो किसके आधार पर करेंगे उपचार? इलाज डॉक्टर किस आधार पर करता है? जब उस रोगी की बीमारी पता हो तो बीमारी के आधार पर उपचार की व्यवस्था भी की जाती है। तो याद रखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करने में या उपरोक्त सभी। तो राइट ऑप्शन ऑल ऑफ अब बात समझ में आ रही है? बात क्लियर है? समझ में आ गया होगा? 160% क्लियर हुए? तो भाई बहुत अच्छा लगा मुझे अगर आपको क्लियर हुए। तो दोस्तों आपको कुछ बातें और जानकारी देना चाहूंगा कि जैसे कि आप जानते हैं मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास चलती है लगातार, संडे ऑफ होता है हमारा सबका। तो मंडे टू सैटरडे अगर हम क्लास की बात करें, सुबह 11 बजे एसएसटी चलता है, 10 बजे सीडीपी, 11 बजे एसएसटी, 6 बजे हिंदी, 7 बजे ईवीएस, फिर आपका ब्रेक टाइम, खाना वाना खाओ, 9:30 पर आपको हम मैथ्स पढ़ाते हैं। जहां सब में अपने अपने टॉपिक में सब कुछ पेडागॉजी के साथ चल चुका है। आज आपको लग रहा होगा कि सर कमेंट नहीं पढ़ रहे, सर ने किसी के कमेंट नहीं लिए, वो माफी चाहूंगा क्योंकि ये आज मैं आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूं तो यहां पर व्यवस्था नहीं है कमेंट पढ़ पाऊं आपके। तो आपने जो किया उसका रिजल्ट आपने खुद देखा होगा, सभी के आंसर मैंने ले लिए होंगे, फीडबैक खुद से आपको मिल गया होगा। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आज के साथ जुड़कर। अगर वीडियो पसंद आया है और आपको लगा है कि मैंने आपको सही से समझाने का पूरा प्रयास करने में सफल रहा हूं तो वीडियो को दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिएगा दोस्तों इजाजत। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने का, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप इस तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप को हम पूरा कोशिश करेंगे कि सीटेट का कंप्लीट आपको हम सेटअप दे दे, सीटेट समझे पूरा समझाएं। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार, हैव ए गुड।